नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 19। ठीक है, हिस्ट्री से आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों प्रैक्टिस सेट 19। और इससे पहले दोस्तों हिस्ट्री से जो है आपका 18 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखेंगे, हिस्ट्री से दोस्तों आज हम देखेंगे पेपर फर्स्ट जो है आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और साथ ही साथ दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे, और यहाँ पर हम प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। आज हम चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 से। चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। ठीक है, ऑप्शन देखिए, हुमायूं, बाबर, गुलबदन बेगम या फिर जहां आरा। क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों हुमायूंनामा जो है ये रचना किसकी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 51 का, गुलबदन बेगम। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे, हुमायूंनामा की रचना किसने की, गुलबदन बेगम ने। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, गुलबदन बेगम आप जानती हैं, गुलबदन बेगम कौन थी। ठीक है, ये दोस्तों कौन थी, बाबर की पुत्री थी। ठीक है, कौन थी, बाबर की पुत्री। ठीक है, बाबर की पुत्री। और ध्यान रखेंगे हुमायूं की सौतेली बहन। ठीक है, ध्यान रखेंगे सारे पॉइंट। हुमायूं की सौतेली बहन। ठीक है, सौतेली बहन। ठीक, तो आपको कभी पूछ लिया जाएगा तो आपको ध्यान रखने हैं सारे पॉइंट। ठीक है, हुमायूंनामा की रचना किसने की, गुलबदन बेगम ने की। ठीक है, साथ ही साथ गुलबदन बेगम कौन थी दोस्तों, बाबर की पुत्री और हुमायूं की सौतेली बहन। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कि हुमायूंनामा की दोस्तों जो रचना की है वो किस भाषा में की गई है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखेंगे, हुमायूंनामा की जो रचना की गई है दोस्तों, इसकी रचना किस भाषा में की गई है, फारसी भाषा में। ठीक है, किस भाषा में की गई है, फारसी भाषा में की गई है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हुमायूंनामा की रचना जो है किस भाषा में की गई है, तो आंसर हो जाएगा आपका फारसी भाषा में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जो आपका ये हुमायूंनामा है, इसमें दोस्तों विवरण किस चीज़ का है, बाबर और हुमायूं के शासनकाल का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बाबर और हुमायूं के शासनकाल का क्या है इसमें विवरण है दोस्तों। ठीक है, हुमायूंनामा में। ठीक है, सारे फैक्ट दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। आंसर कीजिए, मत विलास प्रहसन नामक नाटक की रचना किसने की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, मत विलास प्रहसन, चलिए किसकी रचना है आपको बताना है। हर्ष महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम या फिर पुलकेशिन प्रथम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मत विलास प्रहसन जो है दोस्तों ये क्या है, एक नाटक है दोस्तों। ठीक है, किसका नाटक है, तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे मत विलास प्रहसन नाटक जो है ये किसने लिखा है, महेंद्र वर्मन प्रथम ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है दोस्तों ये किस भाषा में लिखा गया है, तो ये मत विलास प्रहसन दोस्तों ये लिखा गया है संस्कृत भाषा में। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ये कैसा नाटक है, मत विलास प्रहसन, तो एक जो है आपका कैसा नाटक है, व्यंग नाटक है दोस्तों। एक ही क्या है, व्यंग नाटक। ठीक है, सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, मत विलास प्रहसन की रचना किसने की, महेंद्र वर्मन प्रथम ने। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया है इसको, संस्कृत भाषा में। ठीक है, ये किस प्रकार का नाटक है, व्यंग नाटक है दोस्तों ये। ठीक है, सारे फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों महेंद्र वर्मन के बारे में मैंने आपको बताया था, महेंद्र वर्मन जो है एक महान निर्माता, संगीतज्ञ और कवि थे दोस्तों। ठीक है, जिन्होंने जो है विचित्र चित्त जो है उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, आपको पूछ लिया जाएगा कि विचित्र चित्त की उपाधि किसने धारण की थी। ठीक है, नोट करेंगे इसको, विचित्र विचित्र चित्त। ठीक है,
विचित्र चित्र जो है दोस्तों, ये उपाधि किसने धारण की थी? ये उपाधि धारण की थी दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम ने। ठीक है, सारे फैक्ट यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं महेंद्र वर्मन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। इसका आंसर करेंगे, दीन इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो ये क्वेश्चन कई बार आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए? दीन इलाही जो है दोस्तों, इसको स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? ठीक है, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, बीरबल या फिर राजा भगवान दास? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? दीन इलाही दोस्तों ये क्या था? एक दोस्तों ये एक धर्म ना होकर एक क्या था, एक आचार संहिता थी दोस्तों। अकबर ने इसको जो है शुरू किया था। ठीक है, दीन इलाही। अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। आपको बताना है किसने जो है इसको एकमात्र स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था, आपको बताना है। तो राइट आंसर 53 का क्या हो जाएगा? 53 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? बीरबल। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, दीन इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल था दोस्तों। ठीक है, बीरबल आप जानती हैं दोस्तों। ठीक है, बीरबल के बारे में पूछा जाता है कई चीज़ें। ठीक है, बीरबल का मूल नाम आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, बीरबल का मूल नाम क्या था? ठीक है, बीरबल का मूल नाम आपको पूछा जा सकता है। इनका मूल नाम था दोस्तों महेश दास। ठीक है, क्या था? महेश महेश दास। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा बीरबल का मूल नाम क्या था, तो याद रखेंगे महेश दास। ठीक है, ये अकबर के नवरत्नों में एक थे दोस्तों। ठीक है, आप सभी जानते हैं बीरबल जो है अकबर के नवरत्नों में एक थे। ठीक है, अकबर के नवरत्नों में, ठीक है, नवरत्नों में एक थे। ठीक है, नवरत्नों में एक थे दोस्तों बीरबल। ठीक है, ये याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको पूछ लिया जाएगा कि दीन इलाही की शुरुआत अकबर ने कब की? ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे बीरबल से रिलेटेड। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, जो दीन इलाही था, ठीक है, दीन इलाही की जो शुरुआत है दोस्तों अकबर ने की थी, कब की थी, ये पूछा जाता है। ठीक है, दीन इलाही जिसे तौहीद इलाही भी कहते हैं, अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए तौहीद, ठीक है, तौहीद इलाही। ठीक है, तौहीद इलाही अगर आपको पूछ लिया जाए तो दोनों एक ही चीज़ है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इसकी शुरुआत जो है अकबर ने कब की, दीन इलाही की? तो ध्यान रखेंगे अकबर ने इसकी शुरुआत की थी 1582 में। ठीक है, 1582 ईस्वी में अकबर ने दोस्तों दीन इलाही की शुरुआत की थी, जो एक धर्म न होकर क्या था, एक क्या था, आचार संहिता थी। धर्म न होकर आचार संहिता। ठीक है, ये सारे फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। 54 का आंसर करना है, निम्न में से कौन अष्टचाप के संस्थापक थे? चलिए आंसर कीजिए। अष्टचाप के संस्थापक कौन थे? विठलनाथ, कुंभनदास, सूरदास या फिर गोकुलनाथ? चलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 54 का? तो 54 का दोस्तों क्या हो जाएगा? अष्टछाप। आप जानते होंगे अष्टछाप दोस्तों। ठीक है, ये आपका हिंदी से दोस्तों क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि अष्टछाप के संस्थापक जो हैं कौन थे? विठलनाथ थे दोस्तों। ठीक है, ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे। ठीक है, और इनकी जो इनने जो है इसकी स्थापना की थी 1565 में। इसमें क्या थी अष्टछाप में 8 कृष्ण भक्त कवि थे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आपको ध्यान रखना है 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका विठल नाथ। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथ ही साथ याद रखेंगे दोस्तों, जो अष्टछाप है, ध्यान रखेंगे अष्टछाप में दोस्तों क्या है, 8 कवि हैं इसमें। ठीक है, 8 कैसे कवि हैं? 8 भक्त कवि हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, 8 कृष्ण भक्त कवि। ठीक है, 8 कृष्ण भक्त कवि हैं इसमें। ठीक है, 4 किसके शिष्य हैं? 4 हैं वल्लभाचार्य के शिष्य, और 4 हैं आपके किसके शिष्य? विठलनाथ के। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको ध्यान रखना है अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? विठलनाथ थे दोस्तों। विठलनाथ कौन थे दोस्तों? ये भी आपको ध्यान रखना है। विठलनाथ जो है ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे। वल्लभाचार्य।
ठीक है। वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे? विट्ठलनाथ थे दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको पूछ लिया जाए कि अष्टछाप की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, तो अष्टछाप की दोस्तों स्थापना की गई थी 1565 में, ठीक है, 1565 में दोस्तों स्थापना की गई थी अष्टछाप की, जिसमें 8 कृष्ण भक्ति कवियों का एक समूह है दोस्तों ये अष्टछाप, ठीक है, जिसमें कौन कौन से कवि आते हैं, ठीक है, 8 कवि आती हैं इसमें, ठीक है। 4 वल्लभाचार्य की शिष्य जैसे आपका कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ठीक है। और 4 शिष्य विट्ठलनाथ के आते हैं, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पर आंसर करना है निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है बैम्बिक वंश से था। चलिए आंसर कीजिए, किसका संबंध जो है यहाँ पर बैम्बिक वंश से था? अग्निमित्र, रुद्रदामन, कनिष्क या फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्या हो जाएगा यहाँ पर 55 का राइट आंसर? बैम्बिक वंश, बैम्बिक वंश यानी कि आपका शुंग वंश, ठीक है। अब बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? किसका संबंध था शुंग वंश से? तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अग्निमित्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अग्निमित्र दोस्तों ये बैम्बिक वंश यानी कि शुंग वंश से संबंधित थे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों कालिदास ने अपने नाटक मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र को जो है बैम्बिक कुल का बताया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका बैम्बिक वंश नहीं होता, शुंग वंश होता तो आप इसको तुरंत जो है यहाँ पर आंसर कर लेते, तो इसलिए यहाँ पर दिया है बैम्बिक वंश, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये बैम्बिक वंश कहाँ से आया दोस्तों? ये विवरण कहाँ से आया तो ध्यान रखेंगे, कालिदास की नाटक, ठीक है, कालिदास का नाटक आप जानते हैं, कालिदास का कौन सा नाटक है? मालविकाग्निमित्र, ठीक है, क्या है? मालविकाग्नि, ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है, एक ही है पूरा, ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है। मालविकाग्नि मित्रम में दोस्तों अग्निमित्र को जो है किस कुल का बताया है? बैम्बिक कुल का बताया है या बैम्बिक वंश का बताया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, ये ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 में आपको आंसर करना है दोस्तों। ऐहोल अभिलेख का रचयिता रवि कीर्ति किस शासक का दरबारी कवि था? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऐहोल अभिलेख को जो है किसने रचना किसने की थी? रवि कीर्ति ने। आपको पूछा गया है कि रवि कीर्ति जो है ये किस शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन देखिए, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य या फिर कीर्तिवर्मन। क्या हो जाएगा यहाँ पर 56 का राइट आंसर? ऐहोल अभिलेख का रचयिता रवि कीर्ति जो है ये किसका दरबारी कवि था दोस्तों? ये दरबारी कवि था दोस्तों किसका? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का, ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय जो है दोस्तों किस वंश का था? तो आप ध्यान रखेंगे चालुक्य वंश, ठीक है, ये चालुक्य शासक था, ठीक है, चालुक्य शासक था दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय, तो इसके आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था दोस्तों, ठीक है, रवि कीर्ति, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इस अभिलेख में आपको ध्यान रखना है, ये अभिलेख दोस्तों संस्कृत भाषा और चंपू शैली में जो है लिखा गया है, ठीक है। ये जो आपका ऐहोल अभिलेख है इसको ध्यान रखेंगे, ये किस भाषा में लिखा गया है आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये किस भाषा में लिखा गया है, ध्यान रखेंगे संस्कृत भाषा, ठीक है, संस्कृत भाषा और आपका चंपू शैली। चंपू शैली मैंने कई बार बताया आपको, चंपू शैली क्या होती है? चंपू शैली दोस्तों इसमें गद्य पद्य दोनों मिश्रित होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो संस्कृत भाषा में चंपू शैली यानी कि गद्य पद्य मिश्रित में इसको लिखा गया है दोस्तों, ऐहोल अभिलेख को, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 57, आंसर करना है फारस के किस शासक ने 1622 ईस्वी में जहांगीर से कंधार को जीत लिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फारस के किस शासक ने, आपको बताना है फारस के किस शासक ने जहांगीर से कंधार को जीत लिया था? ऑप्शन देखिए, शाह इस्माइल प्रथम, शाह ताहमस्प, शाह अब्बास प्रथम या फिर शाह अहमद प्रथम। क्या हो जाएगा यहाँ पर 57 का राइट आंसर करना है आपको, ठीक है।
फारस के किस शासक ने जो है जहांगीर से कंधार को जीत लिया था? दोस्तों, कंधार जो है भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था दोस्तों। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। 57 का क्या हो जाएगा? कौन सा फारसी शासक था फारस का? तो राइट आंसर हो जाएगा शाह अब्बास प्रथम। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। शाह अब्बास प्रथम जो है ये फारस का शासक था दोस्तों। इसने 1622 में जो है जहांगीर से कांधार को क्या कर लिया था? जीत लिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आपको ये पूछ लिया जाएगा कि जहांगीर से कांधार को जो है शाह अब्बास प्रथम ने कब जीता था? ठीक है, तो वहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1622 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 58। ये क्वेश्चन भी आपने कई बार पढ़ा है। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ठीक है, यहाँ पर आजीवक कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए बताइए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ठीक है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, मखली गोसाल, पूर्ण कश्यप या फिर अजित किसम्बलिन? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप सभी ने पढ़ा है दोस्तों, आजीवक संप्रदाय मैंने आपको डिटेल में बताया था। आजीवक संप्रदाय, ठीक है, इसके संस्थापक थे दोस्तों मखली गोसाल। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 का आपको ध्यान रखना है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल थे दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि मखली गोसाल जो है ये किसके समकालीन थे? ठीक है, ध्यान रखेंगे ये महावीर स्वामी के समकालीन थे। ठीक है, महावीर स्वामी के समकालीन, महावीर स्वामी के समकालीन थे दोस्तों मखली गोसाल। ठीक है, इन्होंने आजीवक संप्रदाय का जो है क्या किया था? संप्रदाय इसकी स्थापना की थी। साथ ही साथ दोस्तों जो आजीवक संप्रदाय था इसका मुख्य दर्शन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो आजीवक संप्रदाय था दोस्तों इसका मुख्य दर्शन क्या था? मुख्य दर्शन था नियतिवाद। ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनका जो मुख्य जो दर्शन था क्या था? नियतिवाद। ठीक है, क्या था? नियतिवाद था। ध्यान रखेंगे, आपको पूछ लिया जाएगा ठीक है कि किस संप्रदाय का जो है मुख्य दर्शन नीतिवाद था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आजीवक संप्रदाय का दोस्तों मुख्य दर्शन क्या था? नीतिवाद। ये नीतिवाद दोस्तों क्या होता है? इसका मतलब है इसके अनुसार संसार की जो प्रत्येक घटना है वो भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तो ये इनका दर्शन था दोस्तों। ठीक है, आजीवक संप्रदाय का मुख्य दर्शन नीतिवाद था, नीतिवाद है दोस्तों। ठीक है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक घटना जो है भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित है। ठीक है, और इस संप्रदाय को दोस्तों पूछा जाएगा कि कौन कौन से शासक थे जिन्होंने इसको संरक्षण दिया था। ये पूछा जाता है आजीवक संप्रदाय को किसने संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, तो यहाँ पर नाम याद रखेंगे। ठीक है, आजीवक संप्रदाय को जो है अगर संरक्षण आपको पूछा जाए, ठीक है, आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया था दोस्तों किसने? ध्यान रखेंगे बिंदुसार और अशोक। ठीक है, ध्यान रखेंगे बिंदुसार, बिंदुसार और अशोक ने जो है, सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय को क्या किया था? संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। आंसर करना है दोस्तों, तुमन संबंधित है। अब बताइए यहाँ पर तुमन किससे संबंधित है दोस्तों? चलिए, तुमन राजस्व कर, सैनिक संगठन, स्थापत्य अलंकरण या फिर बाजार व्यवस्था? तो आपने देखा होगा दोस्तों तुमन। ठीक है, तुमन क्या था? ये तुमन राजस्व कर था, सैनिक संगठन था या फिर स्थापत्य अलंकरण था या फिर बाजार व्यवस्था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 का? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये क्या था? तुमन एक सैनिक संगठन था। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे तुमन जो है एक सैनिक संगठन की इकाई थी दोस्तों। ठीक है, और यह जो है मंगोल और तुर्की सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आती थी? मंगोल और, ठीक है, मंगोल और, ठीक है, तुर्की। ठीक है, मंगोल और तुर्की जो थे दोस्तों इनकी आपको ध्यान रखना है इनकी सैन्य व्यवस्था में दोस्तों ये तुमन नामक जो है एक सैनिक संगठन था। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 आपको आंसर करना है। निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, मेवाड़ का मैराथन जो है किस युद्ध को कहा जाता है? चलिए आंसर कीजिए। खमनौर का युद्ध, दूसरा देखिए गोगुंदा का युद्ध, तीसरा देखिए दिवेर का युद्ध, चौथा देखिए हल्दी घाटी का युद्ध। क्या हो जाएगा बताइए? किस युद्ध को जो है, निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन के नाम से जाना जाता है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है किस युद्ध को जो है मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 का? और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा युद्ध? दिवेर का युद्ध। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। दिवेर का युद्ध जो है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ का मैराथन इसको कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? ठीक है, मेवाड़ का मैराथन जो है दिवेर के युद्ध को किसने कहा था अगर आपको पूछा जाएगा तो नाम याद रखेंगे, कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, जेम्स, ठीक है, जेम्स टॉड। ठीक है, जेम्स टॉड का नाम याद रखेंगे। इन्होंने दोस्तों क्या कहा, इसको जो है दिवेर के युद्ध को क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन कहा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है यह युद्ध जो है किसके बीच हुआ, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, जो ये दिवेर का युद्ध हुआ दोस्तों, ये किस किसके बीच हुआ? ये हुआ दोस्तों महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति सुल्तान खान के बीच। ठीक है, महाराणा प्रताप, ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है, महाराणा प्रताप और किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और आपका मुगल जो है सेनापति थे दोस्तों, मुगल सेनापति सुल्तान खान। ठीक है, सुल्तान, ठीक है, सुल्तान खान। आपको पूछ लिया जाएगा कि दिवेर का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था, तो ध्यान रखेंगे महाराणा प्रताप और सुल्तान खान के बीच हुआ था, जिसमें दोस्तों महाराणा प्रताप जो है इसमें विजयी हुए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको इम्पोर्टेंट है। इसी को जो है क्या कहा जाता है दोस्तों? मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पर आपने आंसर करना है दोस्तों। अशोक के 8वें बृहद शिलालेख अनुसार निम्न में से किस बौद्ध स्थल की यात्रा उसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अशोक के 8वें बृहद शिलालेख के अनुसार आपको बताना है। ठीक है, निम्न में से किस बौद्ध स्थल की यात्रा जो है अशोक के द्वारा की गई थी? लुम्बिनी की, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। चलिए आंसर कीजिए 61 का क्या हो जाएगा? अशोक की 8वें बृहद शिलालेख में जो दोस्तों इसके अनुसार जो है 8वें बृहद शिलालेख के अनुसार सम्राट अशोक ने दोस्तों किस बौद्ध स्थल की यात्रा की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 61 का क्या हो जाएगा? बोध गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सम्राट अशोक ने दोस्तों बोध गया की यात्रा की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बोध गया की यात्रा इन्होंने जो है कब की थी? अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। ठीक है, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष जो है यात्रा की थी दोस्तों, 10वें वर्ष। ये पूछा जाता है इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे, आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में जो है यात्रा की थी दोस्तों बोध गया की। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सम्राट अशोक ने जो है लुम्बिनी की भी यात्रा की थी। ठीक है, किसकी यात्रा की थी? लुम्बिनी। ठीक है, किसकी यात्रा की थी? लुम्बिनी की यात्रा की थी। ठीक है, तो लुम्बिनी की यात्रा दोस्तों इन्होंने जो है कब की थी? तो ध्यान रखेंगे ये राज्यारोहण की जो है, यानी कि जो इनका राज्याभिषेक हुआ उसके 20वें वर्ष। ठीक है, उसके 20वें वर्ष जो है इन्होंने यात्रा की थी लुम्बिनी की। ठीक है, पूछा जाता है तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और जो लुम्बिनी की यात्रा इन्होंने की दोस्तों सम्राट अशोक ने, वो आपको जो है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? आपने पढ़ा होगा रूमिनदेही स्तंभ लेख, वहाँ से दोस्तों हमें जानकारी मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। ये तो आप जानते हैं दोस्तों, कई बार आ गया क्वेश्चन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किस पाल शासक ने स्थापित किया? चलिए आंसर कीजिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपको बताना है ये किस पाल शासक ने स्थापित किया। ऑप्शन देखिए, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल या फिर महिपाल। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? आप सभी जानते हैं दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो है किसने जो है स्थापित किया था दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर धर्मपाल।
ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। धर्मपाल जो है ये कौन सा शासक था, किस वंश का शासक था? ये पाल शासक था दोस्तों ये, ठीक है, पाल वंश का शासक। ठीक, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये कहाँ है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है दोस्तों, ये बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। ठीक है, बिहार याद रखेंगे। ठीक है, बिहार के भागलपुर, ठीक है, कभी आपको जिला भी पूछ लिया जाएगा तो ध्यान रखेंगे, भागलपुर जिले में है दोस्तों ये। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, जो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय था दोस्तों, ये बौद्ध धर्म का जो है, यानी कि बौद्ध धर्म की शिक्षा का जो है प्रमुख केंद्र था। बौद्ध धर्म की शिक्षा का, ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षा का जो है प्रमुख केंद्र था दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। यहाँ पर आपको जो है क्या करना है, सुमेलित करना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर शासक और उनसे संबंधित अभिलेख दिए हैं, जो आपको जो है यहाँ पर सही सुमेलित करने हैं। देखिए सूची 1 में जो है आपको शासक दिए हैं और सूची 2 में अभिलेख दिए हैं। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? पहले का क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त का अभिलेख कौन सा है, बताइए क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त यानी कि प्रयाग। ठीक है, आपका पहले का तीसरा हो जाएगा समुद्रगुप्त का प्रयाग, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है, दूसरा देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या है, कौन सा अभिलेख है? वो है दोस्तों मेहरौली, बी का चौथा। ठीक है, मेहरौली। और कुमारगुप्त का कौन सा अभिलेख है, बताइए? कुमारगुप्त, कुमारगुप्त का है आपका बिलसड़ अभिलेख। ठीक है, कौन सा अभिलेख है कुमारगुप्त का? बिलसड़। ठीक है, और स्कंदगुप्त का, ये आप जानती हैं, स्कंदगुप्त का हो जाएगा भीतरी अभिलेख। ठीक, तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखने, क्या हो जाएगा क्रम यहाँ पर? पहले का तीसरा, ठीक है, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो डी का पहला एक ही ऑप्शन में आपका, ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, समुद्रगुप्त का कौन सा अभिलेख है? प्रयाग अभिलेख। ठीक है, उसके बाद देखिए बी चंद्रगुप्त द्वितीय का कौन सा अभिलेख है? इनका मेहरौली है। ठीक है, उसके बाद कुमारगुप्त का बिलसड़ अभिलेख है और स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64, आपको आंसर करना है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण और प्रकरण हैं? चलिए आंसर कीजिए, 10 अधिकरण या फिर 100 प्रकरण, 15 अधिकरण या फिर 180 प्रकरण, या फिर 20 अधिकरण या फिर 150 प्रकरण, या फिर 12 अधिकरण या फिर 120 प्रकरण। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में? ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र दोस्तों आप सभी जानते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर 64 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें 15 अधिकरण है और 180 इसमें क्या है, प्रकरण है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अगर आपको पूछा जाए अधिकरण कितने हैं तो 15 है। ठीक है, और प्रकरण कितने हैं? 180 हैं। ठीक, ध्यान, साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान देना है, ये जो ग्रंथ है दोस्तों कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इस ग्रंथ में कुल दोस्तों अगर आपको अध्याय पूछ लिए जाएंगे, ठीक है, अर्थशास्त्र में कौटिल्य की अगर आपको अध्याय पूछे जाए, ठीक है, तो कितने अध्याय हैं इसमें, ये भी आपको पूछा जा सकता है। इसमें 150 अध्याय हैं दोस्तों, 150 इसमें अध्याय हैं। ठीक है, और इसमें श्लोक पूछे जाएंगे तो श्लोक कितने हैं इसमें? लगभग जो है इसमें जो श्लोक हैं दोस्तों, ठीक है, श्लोक लगभग, ठीक है, लगभग कितने हैं? लगभग 6000 श्लोक हैं इसमें। कितने हैं? 6000। ठीक है, 6000 श्लोक हैं दोस्तों अर्थशास्त्र में। ठीक है, पूछे जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है। बाकी अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है दोस्तों, ये किससे संबंधित है पूछा जाता है। ठीक है, तो जो अर्थशास्त्र दोस्तों ये राजनीति, कूटनीति, लोक प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर लिखा गया भारत का प्राचीनतम जो है प्रमाणिक ग्रंथ है। ठीक है, और इसी में दोस्तों जो है राज्य की सप्तांग सिद्धांत जो है
इसी में दिए गए हैं। ठीक है, कौटिल्य ने जो सप्तांग सिद्धांत दिए हैं राज्य के, ठीक है, कौन से सिद्धांत दिए हैं? सप्तांग। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दिए हैं। ठीक है, अब ये राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत इन्होंने बताए दोस्तों, कौन कौन से बताए? जैसा आपका स्वामी, आमित्य आपने पढ़ा होगा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोस, ठीक है, दंड और मित्र। ठीक है, ये सप्तांग सिद्धांत दोस्तों उन्होंने जो है राज्य के सप्तांग सिद्धांत इसी अर्थशास्त्र में उन्होंने बताए हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 आपको आंसर करना है। संस्कृत नाटक जम्बवती कल्याणम की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। संस्कृत नाटक है दोस्तों ये जम्बवती कल्याणम। ठीक है, तो इसकी रचना किसने की है आपको बताना है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा 65 का? 65 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्बवती कल्याणम जो है दोस्तों, ये रचना है कृष्ण देव राय की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। संस्कृत नाटक है दोस्तों ये जम्बवती कल्याणम। इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना की है कृष्णदेव राय ने। ठीक है, कृष्णदेव राय की बात करें दोस्तों, कृष्णदेव राय आप जानती हैं। ठीक है, इनके दरबार में अष्टदिग्गज निवास करते थे, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर कृष्णदेव राय दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66, 66वां क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर आंसर करना है। संगम काल में मूवेंदर शब्द का प्रयोग किन तीन राजवंशों के लिए किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था ना संगम काल, इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है संगम काल को। ठीक, यहाँ से हमेशा दोस्तों आपको 110% यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, संगम काल में मूवेंदर, ठीक है, मूवेंदर शब्द था दोस्तों, इसका प्रयोग किन तीन राजवंशों के लिए किया गया था? कौन से तीन राजवंश थे जिनको मूवेंदर कहा जाता था दोस्तों? ऑप्शन देखिए, चोल, चेर, पांड्य, पल्लव, चालुक्य राष्ट्रकूट, मौर्य, कुषाण गुप्त या फिर सातवाहन, शक्यवन। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? संगम काल में मूवेंदर शब्द का प्रयोग किन तीन राजवंशों के लिए किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? हो जाएगा चोल, चेर और पांड्य। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, संगम काल में इन तीन राजवंशों के लिए दोस्तों किस शब्द का प्रयोग होता था? मूवेंदर शब्द का। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, जो मूवेंदर शब्द है दोस्तों ना, मूवेंदर एक क्या है? एक तमिल शब्द है। कैसा शब्द है? एक तमिल शब्द है। ठीक है, इसका अर्थ होता है दोस्तों तीन मुकुटधारी राजा। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है? तीन तीन मुकुटधारी, तीन मुकुटधारी राजा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मूवेंदर यानी कि तीन मुकुटधारी राजा। ठीक है, तमिल शब्द है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। क्लियर है? चल अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 आंसर करना है दोस्तों। कनगनहल्ली की खुदाई में किस राजा की प्रस्तर मूर्ति मिली है? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? 67, ये दोस्तों कनगनहल्ली जो है ये आपका कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक, ध्यान रखेंगे। तो कनगनहल्ली कर्नाटक की खुदाई में किस राजा की जो है प्रस्तर मूर्ति यानी कि पत्थर की मूर्ति जो है मिली है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर बृहद्रथ। क्या हो जाएगा यहाँ पर 67 का राइट आंसर? कनगनहल्ली कर्नाटक की खुदाई में दोस्तों किसकी जो है पत्थर की मूर्ति मिली थी? तो दोस्तों ये मिली थी सम्राट अशोक की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कनगनहल्ली कर्नाटक की खुदाई में सम्राट अशोक की जो है कैसी मूर्ति मिली है? पत्थर की मूर्ति मिली है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 68, आपको आंसर करना है। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी? चलिए आंसर कीजिए, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या फिर वल्लभी।
और यहाँ से पूछा भी गया है कई बार कि वेइनसांग ने जो है दोस्तों कितने वर्ष तक जो है यहाँ जो है क्या किया था, अध्ययन किया था। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। तो आपको बताना है दोस्तों वेइनसांग जो है दोस्तों ये क्या थे, एक प्रसिद्ध जो है चीनी यात्री थे। ठीक है, ये किस विश्वविद्यालय में शिक्षा इन्होंने ग्रहण की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 68 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में दोस्तों इन्होंने क्या किया था, शिक्षा ग्रहण की थी हुइनसांग ने। ठीक है, पूछा जाता है दोस्तों, और आप जानती हैं हुइनसांग किसके शासनकाल में आया था? ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, आप ये जानती हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था दोस्तों हुइनसांग। हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक रहा, आप ध्यान रखेंगे 629 से आपका 645 ईस्वी। ठीक है, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और उस समय दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ठीक है, यानी कि जब दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में वेइनसांग जो है भारत आया था, तो उस समय जो है नालंदा के जो कुलपति थे वो कौन थे, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति उस समय कौन थे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे उस समय नालंदा के कुलपति थे दोस्तों शीलभद्र। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान रखेंगे, शीलभद्र नाम याद रखेंगे। ठीक है, शीलभद्र। ठीक है, तो याद रखेंगे जब हुइनसांग जो है भारत यात्रा में आया था, ठीक है, तो उस समय नालंदा के कुलपति कौन थे, शीलभद्र थे दोस्तों। ठीक है, और हुइनसांग ने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में कितने वर्षों तक अध्ययन किया, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, हुइनसांग ने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में जो है 5 वर्षों तक जो है क्या किया, अध्ययन किया, 5 वर्षों तक। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, साथ में पूछा जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 है, आपको बताना है दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। चलिए, तो आपने पढ़ा ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, दिल्ली में प्रसिद्ध जो जामा मस्जिद है निर्माण किसने करवाया था उसका, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। चलिए आंसर कीजिए। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों दिल्ली का जो जामा मस्जिद है दोस्तों उसका निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों ये पूछा जाता है कि जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने तो करवाया था, लेकिन कब से इसको शुरू किया और कब ये पूर्ण हुआ, ये पूछा जाता है। ठीक है, जामा मस्जिद का जो निर्माण कार्य था दोस्तों वो शुरू हुआ था 1650 में। ठीक है, जामा मस्जिद का जो निर्माण कार्य है कब से शुरू हुआ था, अगर शुरू की बात करें, पूछा जाएगा आपको शुरू, तो जामा मस्जिद का निर्माण कार्य जो है शुरू कब हुआ, ये भी आपको अलग से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो निर्माण कार्य जो है जामा मस्जिद का शुरू हुआ था 1650 में, और ये कब पूर्ण हुआ दोस्तों, ये भी ध्यान रखेंगे 1656 में। ठीक है, 1656 में दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 50 से आपका सीधे 6 वर्ष लगे दोस्तों इसको पूर्ण होने में। ठीक है, ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है दोस्तों, जामा मस्जिद, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो सारे फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं, आपको पूछा जा सकता है इसका निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ और कब पूर्ण हुआ। ठीक है, 1650 से जो है इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और ये हुआ पूर्ण 1656 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 70। चलिए आंसर कीजिए 70 का। 70 है दोस्तों, कवि राजमार्ग नामक कन्नड़ ग्रंथ की रचना किस राष्ट्रकूट राजा ने की थी। चलिए आंसर कीजिए, आपको बताना है कवि राजमार्ग, तो एक रचना है दोस्तों, ये कन्नड़ ग्रंथ है एक। ठीक है, इसकी रचना किसने की, आपको बताना है किस राष्ट्रकूट राजा ने इसकी रचना की। कवि राजमार्ग आप सभी ने पढ़ा है, बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका 70 का। और साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए चलें। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, कवि राजमार्ग नामक जो कन्नड़ ग्रंथ है दोस्तों इसकी रचना जो है किसने की है, तो 70 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अमोघ वर्ष प्रथम। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, अमोघ वर्ष प्रथम याद रखेंगे। ठीक, तो ध्यान रखेंगे।
ठीक है। अमोघ वर्ष जो है दोस्तों, इन्होंने इसको लिखा था दोस्तों, इस कन्नड़ ग्रंथ को, कविराज मार्ग। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यह कन्नड़ भाषा में उपलब्ध अलंकार शास्त्र है दोस्तों ये। ठीक है। और साथ ही साथ मैंने अमोघ वर्ष प्रथम के बारे में आपको सारे फैक्ट बताए हैं। अमोघ वर्ष दोस्तों पूछा जाता है ये किसके अनुयायी थे, कौन से धर्म के अनुयायी थे, तो मैंने बताया था जब मैंने आपको जैन धर्म बताया था। ठीक है। जैन धर्म के दोस्तों अनुयायी थे अमोघ वर्ष प्रथम। ठीक है। याद रखेंगे इनकी रचना कौन सी है, कविराज मार्ग। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इनकी रचना पूछी जाती है तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो कविराज मार्ग इनका जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में दोस्तों कर्नाटक की सीमाओं का वर्णन कावेरी से लेकर गोदावरी नदी तक किया गया है। ठीक है। ये भी साथ में आपको नोट करते हुए चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। इसका आंसर करेंगे 71 है दोस्तों, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था, तो ये भी आप जानते हैं। ठीक है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? ऑप्शन देखिए, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु गोविंद सिंह, हरगोविंद, सॉरी बी में आपका हरगोविंद है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए 71 का, औरंगजेब ने किस गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 71 का क्या हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर। ठीक है। ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। औरंगजेब ने दोस्तों किसको मृत्युदंड दिया था? गुरु तेग बहादुर को। ठीक है। ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गुरु तेग बहादुर दोस्तों ये सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? 9वें नंबर के गुरु थे, 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। ठीक है। इनको जो है क्या किया गया था, मृत्युदंड दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों उन्हें इस्लाम न स्वीकारने के कारण जो है ये दूसरा मृत्युदंड दिया गया था। और साथ ही साथ जो है गुरु तेग बहादुर ने, ध्यान रखेंगे, इन्होंने जो है कश्मीरी पंडितों के जबरन जो है धर्मांतरण का विरोध किया था। ठीक है। जिसके लिए इन्हें जो है हिंद की चादर कहा जाता है। पूछा जाएगा आपको कि हिंद की चादर किसे कहा जाता है। ठीक है। ध्यान रखेंगे हिंद की चादर। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा दोस्तों, हिंद की चादर किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे गुरु तेग बहादुर को कहा जाता है हिंद की चादर। ठीक है। ध्यान रखेंगे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है कश्मीरी पंडितों को जो है जबरन धर्मांतरण का इसका विरोध किया था इन्होंने, इसलिए। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। 72 में आपने आंसर करना है निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। चलिए असत्य कथन इनमें से कौन सा है आपको बताना है। देखिए पहला है उलेमा वर्ग सूफी विरोधी थे। दूसरा देखिए सुहारवर्दी सिलसिले का आरंभ जो है दिल्ली से हुआ। खानकाहों के शहरीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। नाथपंथी रहस्यवाद पर चिश्तियों से चर्चा करने जो है खानकाहों में आते थे। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, असत्य कथन को यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 72 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो बी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपका गलत है। ठीक है। ये सुहरावर्दी सिलसिले का आरंभ जो है ये दिल्ली से नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है। यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको गलत कथन चुनना था, तो गलत कथन यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन बी है। ठीक है। सुहरावर्दी सिलसिले का आरंभ दिल्ली से नहीं बल्कि कहाँ से हुआ, बगदाद से। ठीक है। बगदाद पूछा जाएगा आपको। ठीक है। ठीक है। आपको पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे सुहरावर्दी सिलसिले का आरंभ जो है कहाँ से हुआ, बगदाद से हुआ। ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। साथ ही साथ आपको एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाएगा कि भारत में जो है सुहरावर्दी सिलसिले की जो स्थापना है वो किसने की। ठीक है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको सुहरावर्दी सिलसिला जो यहाँ पर पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है ये जो है आरंभ हुआ था कहाँ से, बगदाद से। और भारत के सेंस में आपको पूछा जाएगा कि भारत में इसके संस्थापक कौन थे। ठीक है। भारत में सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक कौन थे अगर पूछा जाएगा तो नाम याद रखेंगे बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है। क्या नाम याद रखेंगे, बहाउद्दीन। ठीक है। बहाउद्दीन जकारिया, जकारिया ये सुना होगा आपने। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे भारत में जो है सुहरावर्दी सिलसिले का संस्थापक किसको माना जाता है, बहाउद्दीन जकारिया को माना जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 73।
73 में आपको आंसर करना है शिवाजी के अष्टप्रधान मंडल में अमात्य का पद क्या था। ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए, प्रधानमंत्री, वित्त एवं राजस्व मंत्री, सैन्य प्रधान या फिर विदेश मंत्री, क्या हो जाएगा बताइए। शिवाजी के अष्टप्रधान मंडल में अमात्य का पद क्या था दोस्तों। क्या हो जाएगा राइट आंसर 73 का। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वित्त एवं राजस्व मंत्री, ठीक है। अमात्य क्या था दोस्तों, शिवाजी के अष्टमंडल में, अष्टप्रधान में दोस्तों अमात्य क्या था, अमात्य क्या था, वित्त एवं राजस्व मंत्री था, ठीक है। साथ ही साथ पूछा जाता है दोस्तों कि अष्टप्रधान में पेशवा कौन था। अमात्य तो आपको पता चल गया वित्त एवं राजस्व मंत्री था। अगर आपको पेशवा पूछा जाए कि अष्टप्रधान में पेशवा कौन था, तो याद रखेंगे पेशवा कौन था, अष्टप्रधान में पेशवा प्रधानमंत्री, ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है, तो ये भी फैक्ट आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 74 में आपको आंसर करना है शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से श्रृंगेरी मठ कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना है शंकराचार्य द्वारा दोस्तों 4 मठों की स्थापना की गई थी, ठीक है। इनमें से एक मठ आपको दिया है श्रृंगेरी मठ, ये कहाँ स्थित है आपको बताना है। 74 में कौन कौन से 4 मठों की स्थापना की थी, जिसमें आपका गोवर्धन मठ हो गया, शारदा मठ हो गया, ठीक है, और ज्योतिर्मठ हो गया। तो यहाँ पर चौथा आपका श्रृंगेरी मठ। तो आपको पूछा गया है श्रृंगेरी मठ कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 74 का। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये कहाँ है श्रृंगेरी मठ, ये है दोस्तों कहाँ है बताइए, दक्षिण भारत में दोस्तों, ये कर्नाटक में, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है, शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठों में श्रृंगेरी मठ ये आपका कहाँ है, ये है दक्षिण भारत में, यानी कि कर्नाटक में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए जो है 4 दिशाओं में क्या करे थे, 4 दिशाओं में 4 मठ बनाए थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आपका सबसे पहले याद रखेंगे गोवर्धन मठ, ठीक है, पूछा जाएगा आपको गोवर्धन मठ जो है पहला, ध्यान रखेंगे गोवर्धन मठ ये कहाँ आपका पुरी में, ठीक। दूसरा याद रखेंगे, दूसरा मठ ने स्थापना की थी शारदा मठ की, ठीक है, शारदा मठ, ठीक है। शारदा मठ कहाँ है दोस्तों, शारदा मठ पूछा जा सकता है, ये है आपका द्वारका में है, ठीक। और तीसरा आपको याद रखना है दोस्तों ज्योतिर्मठ, ठीक है, तीसरा क्या है, ज्योतिर्मठ है जो आपका बद्रीनाथ में है, उत्तर में, ठीक है। ज्योतिर्मठ ये कहाँ है आपका उत्तर में है, ठीक है, बद्रीनाथ हो गया आपका, ठीक। तो ये पूछे जाते हैं, जैसे आपका जो गोवर्धन मठ है जो है दोस्तों, ये क्या है, पूर्व में है, पूर्व में ये मठ की स्थापना की शंकराचार्य ने, पूर्व में किस मठ की स्थापना की, गोवर्धन मठ की, ठीक है। उसके बाद शारदा मठ जो है, शारदा मठ जो है इसको बनाया उन्होंने कहाँ पर, पश्चिम में, पश्चिम में बनाया, ठीक है। पूछा जा सकता है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान रखेंगे शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों को जो है अपने ध्यान में रखना है। पूर्व में है गोवर्धन मठ, और पश्चिम में है शारदा मठ, ठीक है, और उत्तर में है आपका ज्योतिर्मठ, ठीक है, और दक्षिण में है आपका क्या है, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, ठीक है। चारों मठों को ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 75, इसका आंसर करना है मुगल काल में परगना का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था। ऑप्शन देखिए सिकदार, आमिल, कानूनगो या फिर फौजदार, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 75 का। आपको बताना है मुगल काल में परगना का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था, तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का। मुगल काल में परगना का जो मुख्य अधिकारी होता था कौन होता था, पहले गांव आता था फिर उसके बाद परगना आता था, ठीक है। इनकी जो प्रशासनिक इकाई थी, ठीक है, मुगल काल में तो क्या आता था, सबसे नीचे पहले गांव, उसके बाद परगना, उसके बाद फिर जिला, उसके बाद फिर प्रांत। तो इस प्रकार से जो है इनकी जो है प्रशासनिक इकाई चलती थी। तो यहाँ पर पूछा गया है परगना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, परगना का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता था सिकदार, ठीक है। तो यहाँ पर सिकदार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है
इनकी जो प्रशासनिक इकाई थी क्या थी, सबसे पहले गांव था, ठीक है। गांव के बाद जो है आपका क्या आता था, गांव के बाद मैं भी बताया अभी, गांव हो गया, उसके बाद आपका क्या आया, परगना, ठीक है। परगना या तहसील जिसे हम कहते हैं, ठीक है। परगना के बाद क्या आया, जिला, जिला यानी कि सरकार कहा जाता था उस समय, ठीक है। और जिले के बाद आया आपका प्रांत, ठीक है। जिले के बाद क्या आया, प्रांत आया। प्रांत को क्या कहा जाता था, सूबा, ठीक है, सूबा। प्रांत को क्या कहा जाता था, सूबा कहा जाता था। जिले को क्या कहा जाता था, सरकार, ठीक है। इस प्रकार भी ध्यान रखें, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका परगना है इसको कहा जाता था तहसील, तहसील, ठीक है। तो इस प्रकार से भी इसको ध्यान में रखेंगे, ये प्रशासन की इकाई का क्रम था दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। सबसे नीचे गांव, उसके बाद परगना या तहसील, उसके बाद जिला, जिला या सरकार, उसके बाद प्रांत या सूबा, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 आंसर करना है दोस्तों। तहरीक हिंद, ठीक है। तहरीक हिंद या फिर जिसे हम किताबुल हिंद के नाम से जानते हैं, इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है सर्वप्रथम पूछा गया है, ठीक है। इसका सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, ऑप्शन देखिए, एडवर्ड साचाउ, विसेंट स्मिथ, जेम्स प्रिंसेप, हेनरी इलियट। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 76 का, आपको बताना है तहरीक हिंद या जिसे हम किताबुल हिंद कहते हैं। और किताबुल हिंद किसकी रचना है, ये तो मैंने कई बार आपको बता रखा है। किताबुल हिंद किसकी रचना है, ये प्रसिद्ध रचना है दोस्तों अल बरूनी की। किसकी रचना है, अल बरूनी, ठीक है। किसकी रचना है, अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये किस भाषा में लिखा था, अल बरूनी ने अरबी भाषा में लिखा था इसको, ठीक है, अरबी भाषा में। और अभी पूछा है आपको इसका अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया, चलिए बताइए, आंसर कीजिए। ध्यान रखना है किताबुल हिंद की रचना किसने की, अल बरूनी ने की। किस भाषा में लिखा अल बरूनी ने, से अरबी भाषा में, ठीक है। इसका अनुवाद जो है अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड साचाउ, ठीक है। ध्यान रखेंगे नाम, एडवर्ड साचाउ ने दोस्तों किताबुल हिंद की, दोस्तों किताबुल हिंद का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 77, आपको बताना है शिवाजी की कर व्यवस्था मुख्य रूप से किसके द्वारा अपनाई गई रैयतवाड़ी प्रणाली पर आधारित थी। चलिए शिवाजी की जो कर व्यवस्था थी दोस्तों, वो मुख्य रूप से किसके द्वारा अपनाई गई रैयतवाड़ी प्रणाली पर आधारित थी। ऑप्शन देखिए, अकबर, मलिक अंबर, टोडरमल, शेरशाह सूरी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 77 का, शिवाजी की कर व्यवस्था, क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मलिक अंबर, ठीक है। ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिवाजी की कर व्यवस्था मुख्य रूप से मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई रैयतवाड़ी प्रणाली पर आधारित थी दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 78। चलिए यहाँ पर आपको क्या बताना है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को यहाँ पर आपको चुनना है। चलिए देखिए, नीचे कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही चुनिए। पहला है देखिए, इल्तुतमिश के द्वारा जो है नागौर, पल्लवन और झांसी में मस्जिदें का निर्माण करवाया गया। दूसरा देखिए, इल्तुतमिश का मकबरा लाल पत्थर से निर्मित है। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए 78 में। ये इल्तुतमिश के दोस्तों स्थापत्य से संबंधित आपके दोनों कथन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों ए तथा दो सत्य हैं, पहला सत्य है दूसरा सत्य है, पहला सत्य है दूसरा सत्य है। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, 78 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोनों एक तथा दो सत्य हैं। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। दोनों आपके सत्य हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में नागौर, पल्लवन और हांसी जैसे स्थानों पर मस्जिदों और इमारतों का निर्माण करवाया था, ठीक है। मैं इसको हांसी है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये सारे आपको इम्पोर्टेंट जो है याद रखनी। नई दिल्ली में स्थित दोस्तों इल्तुतमिश का मकबरा जो है लाल बलुआ पत्थर और आंतरिक भाग में संगमरमर से निर्मित है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लाल पत्थर है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन आपको बहुत जो है
डीपली जो है पूछे जाएंगे, क्योंकि अब आपके 2 पेपर है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 पेपर हैं तो कहीं न कहीं दोस्तों यहाँ पर आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत है, ठीक है। यानी कि आपको डीपली पढ़ने की आवश्यकता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है आपके वो किसी भी प्रकार से आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए 79 का आंसर करेंगे। 79 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर एक बताना है जो सुमेलित नहीं है। पहला देखिए, बागोर, सूक्ष्म पाषाण उपकरण, कालीबंगा, दुर्गीकरण, ठीक है, गणेश्वर, काले चमकीले मृदभांड, या फिर बैराट बौद्ध विहार। चलिए आंसर कीजिए कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गणेश्वर, ये आपका राइट हो जाएगा। काले चमकीले मृदभांड से ये दोस्तों आपका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। जो आपका आपका गणेश्वर है दोस्तों, ये गणेश्वर जो है दोस्तों सीकर गुजरात, सॉरी सीकर राजस्थान में जो है गेरवे रंग के मृदभांड दोस्तों यहाँ पर जो है इस स्थल से मिले हैं, ठीक है। गेरवे, ठीक है, गेरवे, गेरवे रंग के मृदभांड, ठीक है, मृदभांड, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, OCP कहते हैं इसको, ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यही आपका सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 और आज का आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर करेंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पर 2 कथन दिए हैं आपको। पहला है, शिवाजी की भूमिकर प्रणाली रैयतवाड़ी कहलाती थी। दूसरा, शिवाजी के काल में भूमिकर के रूप में उपज का 40% जो है दोस्तों लिया जाता था। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर को आपने चुनना है दोस्तों। यहाँ पर केवल एक सही है, केवल 2 सही, 1 और 2 दोनों सही, या फिर 1 और 2 दोनों गलत। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 का। देखिए दोस्तों शिवाजी की प्रणाली जो है रैयतवाड़ी थी दोस्तों, जिसमें राज्य अधिकारी सीधे किसानों से कर वसूलते थे, जिससे जमींदारों का शोषण कम हुआ, ठीक। दूसरा इसमें दिया है जो 40% दिया है दोस्तों, ठीक है। 40% पहले नहीं था, ठीक है। स्टार्टिंग में जो ये था आपका 30 से आपका 33 के आसपास था, यानी कि ये आप ऐसे याद रख सकते हैं 30 से 33% के आसपास था प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में। लेकिन यहाँ पर शिवाजी के काल तक दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो प्रारंभ में भू राजस्व था वो था आपका 30 से 33%, लेकिन बाद में स्थानीय करों और चुंगियों को समाप्त कर इसे उपज का कितना कर दिया, बाद में फिर 40% कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 80 का दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोनों सही हैं यहाँ पर। क्लियर है? दोनों याद रखेंगे, ठीक है। ये सारे फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। और आज के सेशन में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।